मैं जितेंद्र कुमार शर्मा, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय सरगांव। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम WTO और इसका भारत पर प्रभाव, जो कि एमकॉम के द्वितीय सेमेस्टर के बिजनेस लॉ के 5वें यूनिट का एक टॉपिक है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि भारत WTO का एक सदस्य है और इस सदस्य होने के नाते भारत को अपना व्यापार क्षेत्र WTO के विभिन्न कंपनियों के लिए जो विदेश में स्थित है उनके लिए खोलना पड़ा है। ये सारी कंपनियां कोई उत्पादन के क्षेत्र में कार्य कर रही है, कोई कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रही है, कोई सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो इन सब कंपनियों को भारत को अपने देश में व्यापार करने के लिए अनुमति देनी पड़ी है WTO के सदस्य होने के नाते। अब हम ये देखते हैं कि WTO के सदस्य होने पर भारत को क्या लाभ प्राप्त हुआ है कि क्या हानि प्राप्त हुई है। तो इसको एक विस्तृत चर्चा करने से जब हम ये देखते हैं कि जो लाभ है उनके साथ साथ भारत को विभिन्न प्रकार की हानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। ये जो हानियां हैं वो निम्न प्रकार से हम इसको व्याख्यायित कर सकते हैं। जैसे पहला है कृषि के क्षेत्र में। अब हम ये देखते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण हमारी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आधारित है। परंतु WTO के समझौते के अनुसार भारत को अपने कृषि क्षेत्र को विदेशी कंपनियों के लिए खोलना पड़ा है, जिसके कारण भारत में होने वाली जो परंपरागत कृषि है उस कृषि को बहुत नुकसान हुआ है। कैसे नुकसान हुआ है? आज बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे देश में विभिन्न प्रकार के कृषि के उपजों के बीजों को बेच रही है, विभिन्न प्रकार की नई टेक्नोलॉजी को ले आई है, जिसके कारण जो भारत की परंपरागत कृषि है उस परंपरागत कृषि को बहुत ज्यादा हानि का सामना करना पड़ रहा है। दूसरा है व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार के क्षेत्र में से तात्पर्य है कि भारत एक विकासशील राष्ट्र है। विकासशील राष्ट्र होने के कारण यहां बहुत भारी उद्योगों का अभाव है, जिसका फायदा उठाकर विश्व की बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहां अपने व्यापार को स्थापित कर लिया है और ये व्यापार बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं, जिससे भारत में स्थित जो छोटे छोटे उद्योग धंधे व्यापार हैं उनको बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अगला देखते हैं बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य होता है कि जो ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके लिए हमको पेटेंट्स, कॉपीराइट या लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, तभी हम उनका उपयोग कर पा रहे हैं। आज विश्व में जो विकसित देश हैं वो बहुत अधिक पूंजी लगाकर अपने रिसर्च को बढ़ावा दे रहे हैं और इस रिसर्च को ये अपना पेटेंट का ला रहे हैं, इनका लाइसेंस ले रहे हैं, इनको कॉपीराइट के तहत ला दे रहे हैं, जिससे इनकी अनुमति के बगैर उन चीजों को प्रयोग करना मुश्किल हो जाता है और इनको प्रयोग करने के लिए अनुमति हेतु हमको बहुत अधिक शुल्क चुकाने की आवश्यकता पड़ती है। अगला है सेवा के क्षेत्र में समझौते से हानि। अब सेवा के क्षेत्र में समझौते से हानि से तात्पर्य क्या है कि सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत बैंकिंग सेवाएं, होटल और बहुत सारी ऐसी सेवाएं आती हैं जो हमारे देश में संचालित हो रही हैं, लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियां अब इस क्षेत्र में धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही हैं। आज विश्व के विकसित देशों के ऐसे बैंक जो बहुत अधिक पूंजी के साथ अपने बैंकों को संचालित कर रहे हैं वो भारत में अपना व्यापार करने आ रहे हैं, जिसके कारण भारत के जो मध्यम दर्जों के बैंक हैं उन बैंकों को उनके सामने अपने कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अगले में आते हैं हम आर्थिक निवेश के क्षेत्र में। आर्थिक निवेश के क्षेत्र में से तात्पर्य है कि जब आर्थिक नीतियों का निर्धारण किया जाता है WTO की किसी मंच पर, तो विकसित राष्ट्र अपने हितों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक नीतियों का निर्धारण करती है, जिसके कारण उन नीतियों के तहत उनको तो फायदा होता है, लेकिन जो WTO के ऐसे सदस्य देश जो विकासशील देश हैं या जो कम विकसित देश हैं उनको उन नीतियों से बहुत अधिक हानि उठानी पड़ती है। अगला है भारतीय जड़ी बूटियों को विदेशी कंपनियों द्वारा पेटेंट करा लिया जाना। भारतीय जड़ी बूटियां जैसे हल्दी, बासमती चावल, नीम और अन्य कई ऐसे प्रकार की जड़ी बूटियां हैं जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपयोग में लाई जाती थी, लेकिन हमारी उदासीनता या ये कहा जाए कि हमारे पहल करने से पहले विदेशी कंपनियों ने इन चीजों को अपने पेटेंट के अंतर्गत ला लिया है, जिससे भारत को
विभिन्न मंचों पर इसको उपयोग में लाने में बहुत अधिक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। पेटेंट में आने के कारण विदेशों में इन वस्तुओं का व्यापार करने में हम असमर्थ हैं, जिससे हमारी देश की ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे उत्पाद जो प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक रूप से यहां उपस्थित हैं, उनका हम भरपूर दोहन नहीं कर पा रहे हैं। अब अगला देखते हैं सेवा के क्षेत्र में हानि। सेवा के क्षेत्र में हानि से हम पहले जान चुके हैं, बड़े बड़े विदेशी होटल, बड़ी बैंकिंग संस्थाएं, बड़े बड़े विनियोग, बड़े बड़े जीवन बीमा के कंपनियां प्राइवेट सेक्टरों में निवेश करके भारतीय कंपनियों के सामने एक चुनौती को पेश कर रही हैं, जिससे भारतीय कंपनियां सेवा के क्षेत्र में लगातार पिछड़ते जा रही हैं। अगला है कीमतों पर प्रभाव। अब कीमतों पर प्रभाव से तात्पर्य क्या है कि जैसे हमारे देश में अति आधुनिक साधनों का उत्पादन न करते हुए कई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिसके कारण उन वस्तुओं के कीमतों में जो है ज्यादा कीमतें होती हैं। इसके मुकाबले में विदेश की ऐसी वही वस्तुएं हमारे यहां कम कीमत पर उपलब्ध हो जा रही हैं, जिसके कारण हमारे जो परंपरागत उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, जो ग्रामीण उद्योग हैं, वो लगातार बंद होते जा रहे हैं, जो कि भारत की ग्रामीण जनसंख्या के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगला आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण कैसे? आर्थिक शोषण बड़े बड़े विकसित देश अपनी बहुत अधिक पूंजी को किसी भी देश में विनियोग करके वहां के लोगों को, वहां के रोजगार को, वहां के उद्योग धंधों को, वहां के संसाधनों को एक तरीके से अपने कब्जे में कर लेती हैं। कब्जे में उनके होने के कारण उन नीतियों पर उनका पूरा पूरा नियंत्रण हो जाता है, जिसके कारण उस देश की जो आर्थिक नीतियां होती हैं या जो अर्थ से संबंधित कोई व्यवस्था होती है, उस पर उनका नियंत्रण हो जाता है और अपने हिसाब से वह उस देश के लिए भी नीतियां बनाती हैं और उनका आर्थिक शोषण करती हैं। फिर है सामाजिक शोषण। सामाजिक शोषण के अंतर्गत आता है कि विकसित देश जो अपनी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, वहां वो विभिन्न प्रकार के स्टैंडर्डों को फॉलो करते हुए उत्पादित करते हैं, जिसके कारण कई वस्तुओं का जो मूल्य है वो बढ़ जाता है। इसके विपरीत भारत जैसे जो विकासशील देश हैं, वहां जो उद्योग धंधे हैं, वो उद्योग धंधे परिवार के रूप में चलते हैं। पारिवारिक रूप में चलने के कारण वहां घर के सदस्य भी काम करते हैं, जिससे उन वस्तुओं का जो उत्पादन है वह लागत के मुकाबले विदेशी वस्तुओं के अपेक्षा कम लागत का पड़ता है। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, वह विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक बंधन हैं, WTO के माध्यम से विकसित देशों और अर्धविकसित देशों और विकासशील देशों के ऊपर लाद देती हैं, जिससे वहां का जो एक सामाजिक ताना बाना है वह गड़बड़ा जाता है। और अंत में है पर्यावरण मुद्दे। पर्यावरण मुद्दे वो मुद्दे हैं जो किसी वस्तु के उत्पादन से संबंधित होते हैं। जैसा कि विकासशील देश और विकसित देश दोनों के अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। विकासशील देश पर्यावरण के लिए बहुत सारे ऐसे स्टैंडर्ड और मानक तय करके चलती है, जिसको वह अपने यहां पूर्ण रूप से पालन करती है। परंतु इसके विपरीत जो विकसित देश या जो अविकसित देश होते हैं, वहां पर्यावरण के मुद्दों को थोड़ा सा कम महत्व दिया जाता है। यहां उत्पादन करते समय जो पर्यावरण के लिए नियम निर्धारित हैं, उन नियमों को ज्यादातर नजरअंदाज कर दिया जाता है। भारत में जो कालीन उद्योग है या भारत में जो चमड़ा उद्योग है, ये ऐसे उद्योग हैं जिनसे बहुत अधिक पर्यावरण को प्रदूषण होता है। लेकिन ये उद्योग हमारे विश्व में बहुत अधिक प्रभावी हैं और इनका निर्यात हमारे द्वारा बहुत ज्यादा किया जाता है। जो विश्व के विभिन्न देश हैं, ऐसे उत्पादकों को खरीदने के लिए पर्यावरण के मुद्दों को सामने लाकर हमें हतोत्साहित करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का सदस्य होने के नाते भारत को बहुत सारी हानियों का सामना करना पड़ता। अब हम ये देखते हैं कि WTO के सदस्य होने के नाते भारत को क्या क्या लाभ प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि WTO के सदस्य होने के नाते किसी भी देश को सिर्फ हानि होती है। हानि के साथ साथ उसको बहुत प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। इन लाभों में हम भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं। पहला, निर्यात में वृद्धि। भारत में भी बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन होता है जो यहां बहुत बड़े पैमाने पर होता है। इन वस्तुओं के लिए हमें विश्व के नए देशों में एक बाजार उपलब्ध होता है। इन बाजारों पर हमारे देश में उत्पादित वस्तुओं को विक्रय करने में आसानी होती है। दूसरा है सिले सिलाए
वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि। भारत में सिले सिलाए वस्त्रों का बहुत बड़ा व्यापार होता है। बहुत बड़ी मात्रा में सिले सिलाए वस्त्र उत्पादित होते हैं, जिसके कारण अपनी जरूरत को पूरा करने के साथ साथ भारत विश्व के अन्य देशों में इन वस्त्रों का निर्यात करता है। निर्यात से उन्हें बहुत बड़ी विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है और अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए अधिक लोगों को रोजगार देते हुए यहां एक रोजगार की समस्या को भी भारत हल करने में सक्षम हुआ है। अगला है वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि। सिले सिलाए वस्त्रों के साथ साथ भारत में जो वस्त्र हैं वो भी बहुत बड़े मात्रा में उत्पादित होते हैं। बहुत बड़े मात्रा में उत्पादित होने के कारण विश्व के विभिन्न देशों में इसका निर्यात किया जाता है और निर्यात करने से हमें बहुत बड़ी विदेशी पूंजी का जो है प्राप्ति होती है। अगला है सेवा के क्षेत्रों में लाभ। सेवा के क्षेत्रों में लाभ के अंतर्गत भारत भी आज विश्व के विभिन्न देशों में बैंक से संबंधित सेवाएं, जीवन बीमा से संबंधित सेवाएं, विभिन्न बड़े बड़े होटलों का संचालन आदि कर रही है, जिससे भारत को सेवा के क्षेत्रों में भी लाभ प्राप्त हुआ है। कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां बहुत बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन किया जाता है। अपनी जरूरत से पूरी करके भारत अपने पास जो अतिरिक्त खाद्यान्न होता है उन अतिरिक्त खाद्यान्नों को विदेशों को निर्यात करता है। इसके साथ साथ ही क्या है कि WTO में खाद्यान्नों के संबंध में एक शर्त लगाई गई है कि अपने कुल उत्पादित खाद्यान्न का जो उपभोग किया जाता है उसका 3% हमको निर्यात करना होता है। इसका भी फायदा भारत को प्राप्त होता है। अगला देखते हैं श्रेष्ठ तकनीक एवं उन्नत किस्म के उत्पादों का अंतर प्रभाव। श्रेष्ठ तकनीक और उन्नत किस्म के उत्पाद विदेशों से आज बहुत प्रकार के श्रेष्ठ मशीनों का, श्रेष्ठ तकनीकों का और श्रेष्ठ साधनों का भारत आयात कर रहा है, जिसके कारण यहां भी जो उद्योग हैं उनमें प्रचुर मात्रा में उत्पादन में वृद्धि हुई है। नए नए क्षेत्रों का आगाज हुआ है, जिसके कारण यहां रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। अगला है अनुसंधान प्रोत्साहन। भारत वस्तुओं के अनुसंधान, उनसे संबंधित तकनीकों के अनुसंधान के ऊपर बहुत ज्यादा जोर लगा रहा है, क्योंकि आज अगर आपको विश्व व्यापार में अपने आप को बनाए रखना है तो अनुसंधान को बढ़ावा देते हुए अपने वस्तुओं की उत्पादन की कीमतों को, उसकी गुणवत्ता को, उसकी टेक्नोलॉजी को लगातार हमें बढ़ाना होगा। इन सब को बरकरार रखने के लिए भारत अनुसंधान को प्रोत्साहन दे रहा है, जिससे नित नए आयाम उत्पादन के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में हमको प्राप्त हो रहे हैं। अगला है प्रति राशिपातन से लाभ। प्रति राशिपातन का तात्पर्य होता है, राशिपातन का तात्पर्य होता है डंपिंग। भारत में कई देश जो डंपिंग का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण भारत ने उनके प्रति राशिपातन का केस लगाया और उन केसों में उसको विजय प्राप्त हुई, जिससे भारत को बहुत अधिक मुआवजे के रूप में राशि प्राप्त हुई, जो भारत के लिए एक प्रकार से आर्थिक लाभ है और दूसरा उन देशों के विरुद्ध एक सशक्त हमला है जो यहां अपने वस्तुओं का अनावश्यक डंपिंग कर रहे हैं। अगला है सेई जेनरिक व्यवस्था के लाभ। सेई जेनरिक से तात्पर्य होता है कि कृषि के क्षेत्र में पौधों के बीजों के नई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना, उनके ऊपर रिसर्च करना, उनको परिष्कृत करना, उनको और ज्यादा अच्छा बनाना। आज भारत विदेश की कई कंपनियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, जिससे भारत में जो उत्पादित करने के लिए जो हमारे फसल हैं उनके बीजों की गुणवत्ता में, पौधों के गुणवत्ता में, बागवानी फसलों की गुणवत्ता में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और भारत इसमें न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है बल्कि अन्य देशों को भी वह इन माध्यमों से फायदा पहुंचा रहा है। अगला देखते हैं विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। भारत आज बहुत बड़ी मात्रा में वस्तुओं का निर्यात कर रहा है। विभिन्न देशों में भारत के कृषि उत्पाद, भारत के वस्त्र, भारत की तकनीक, भारत की मशीनरी, भारत में उत्पादित वस्तुएं निर्यात की जा रही हैं। इस निर्यात के बदले में
हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है, जिसके कारण हमारे विदेशी मुद्रा का जो भंडार है लगातार बढ़ते जा रहा है। अगला है विदेशी निर्यात में वृद्धि। जैसा कि हमने देखा कि विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे यहां बन रहा है, तो क्यों बन रहा है कि हम विदेशों में अपनी वस्तुओं का बहुत अधिक मात्रा में निर्यात कर रहे हैं। बहुत अधिक मात्रा में निर्यात कर रहे हैं क्योंकि हमारे यहां उत्पादन अधिक हो रहा है। आज हमारी तकनीकी इतनी सक्षम हो चुकी है कि वस्तुओं को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के साथ बहुत अच्छी मात्रा में हम उत्पादित कर रहे हैं, जिससे हमारी वस्तुएं स्वयं के उपभोग के बाद प्रचुर मात्रा में बच रही है और विश्व बाजार में उन वस्तुओं का हम विक्रय कर रहे हैं। फिर है विदेशी निवेश में वृद्धि। विदेशी निवेश विश्व के विभिन्न सारे देशों का संगठन है, विश्व व्यापार संगठन, जिसके कारण आज भारत के जो उद्योगपति हैं या विश्व के अन्य देशों के उद्योगपति हैं आपस में समझौते कर रहे हैं और समझौते के कारण आज बड़ी विदेशी मुद्राएं हमारे देश में आ रही है और उद्योग धंधों में उनका निवेश किया जा रहा है, जिससे हमारे उत्पादन में लगातार वृद्धि हो रही है और इन विदेशी निवेशों के माध्यम से हमारा उद्योग और व्यापार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। फिर हम देखते हैं रोजगार में वृद्धि। जब विदेशी मुद्रा का हमारे यहां भंडार आएगा, विदेशों की नई नई टेक्नोलॉजी हमारे यहां आएगी, विदेशी सहायता से नए नए उद्योग सेवा के क्षेत्र हमारे यहां स्थापित होंगे, तो हमारे यहां रोजगार के क्षेत्रों में वृद्धि होगी। लोगों को उत्पादन के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में और अनुसंधान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के रोजगारों के अवसर प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत को WTO के सदस्य होने के नाते बहुत सारे लाभ भी हैं तो हानियां भी हैं। अब निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विश्व व्यापार के सारे सदस्यों को जो लाभ प्राप्त होने चाहिए वो लाभ भी प्राप्त हो रहे हैं और उन लाभों के साथ साथ उनको कुछ हानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहां हम ये देखते हैं कि विश्व के जो विकसित देश हैं वो विकसित देश अत्यधिक मात्रा में लाभ प्राप्त कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में विदेशों में व्यापार कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में विदेशी पूंजी विदेशों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण वहां के आर्थिक परिदृश्य को वो अपने हाथों में रख रहे हैं। वहां जो आर्थिक नीतियां बन रही हैं उन आर्थिक नीतियों को अपने पूंजी के बल पर ये प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत अभी इस स्थिति में नहीं है कि विदेश की कंपनियां यहां के आर्थिक नीतियों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर पाए, आर्थिक नीतियों के निर्माण में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर पाए, क्योंकि भारत एक बहुत मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण से देश है। यहां एक लोकतांत्रिक परंपरा है जिससे विदेशी हस्तक्षेप बहुत कम यहां हो रहा है। तो आज हम देखें कि विश्व व्यापार के सदस्य होने के नाते भारत को क्या फायदे हैं, भारत को क्या नुकसान है। धन्यवाद।